अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स सी प्लस प्लस के हवाले से आज हम नया लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम ऊप को डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस को देख लिया था, फंक्शंस को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा ऊपर कार्ड्स में भी शो हो रही होगी, आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप में उसको किसी भी किस्म का कोई इशू आता है, कोई क्यूरी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी उस क्यूरी को हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सी प्लस प्लस में व्हाट इज ऊप, ऊप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। सी प्लस प्लस प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है कि हम प्रोसीजर्स और फंक्शंस लिखते हैं जो कि ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं डाटे के ऊपर। ओके, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं जो कि बोथ डाटा और फंक्शंस को कंटेन करते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक डिफरेंस हमें क्लियर हो गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं जिनमें बोथ डाटा और फंक्शंस होते हैं, जबकि प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। डाटा हमारे पास सेपरेट होता है और उस डाटे के ऊपर हम जो ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं उनको हम प्रोसीजर्स और फंक्शंस के थ्रू परफॉर्म करते हैं। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ हमारे पास फीचर्स हैं जो कि इसको एडवांटेज देते हैं अवर प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उसमें से जो सबसे पहला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ये फास्टर है और इजियर टू एग्जीक्यूट है। इसको ये प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ है और ये क्या है, इजी है टू एग्जीक्यूट। इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा आसान है। एक तेज़ है और दूसरा इसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़्यादा आसान है। दूसरा जो डिफरेंस है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो हमें एक प्रोवाइड करती है क्लियर स्ट्रक्चर फॉर प्रोग्राम्स। हम उसमें जो प्रोग्राम्स बनाते हैं उनका क्लियर स्ट्रक्चर होता है, जबकि आपको ये प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं मिलता है। उसके बाद जो तीसरा एडवांटेज है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो ये है कि ये हमारे सी प्लस प्लस कोड को DRY ड्राई रखती है, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ओके, DRY डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। सी प्लस प्लस में जो आप कोड लिखते हैं उसकी वजह से आपको क्या फैसिलिटी मिल जाती है कि आपका कोड बार बार अपने आप को रिपीट नहीं करता है, और जिसकी वजह से आपका कोड क्या हो जाता है, इजियर टू मेंटेन हो जाता है और उसको मॉडिफाई और डिबग करना भी आसान हो जाता है। जो एक और नॉट द लीस्ट नॉट द लास्ट एडवांटेज है जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आवर प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो ये है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक्स इट पॉसिबल टू क्रिएट fully reusable applications with less code and shorter development time. ओके, हमें ऐसी एप्लीकेशंस हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करके सी प्लस प्लस में क्रिएट कर सकते हैं जो कि फुली रीयूजेबल हो सकती हैं और जिसकी वजह से आपका लेस कोड हो जाता है और शॉर्टर डेवलपमेंट टाइम आपको आता है। अब यहाँ पे जो टिप्स हैं आपको देने वाली वो ये हैं कि जो डू नॉट रिपीट योर सेल्फ है, DRY प्रिंसिपल जो है, इज अबाउट, ये क्या है, रिड्यूसिंग द रेपिटेशन ऑफ कोड। हम क्या कर देते हैं, DRY प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें DRY प्रिंसिपल के तहत ही काम करती है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हमारे जो रिड्यूस हो जाता है रेपिटेशन ऑफ कोड। और हम क्या कर देते हैं, इसमें करते क्या हैं DRY प्रिंसिपल में, कि हम एक कोड जो कि कॉमन है, हमारी पूरी जो कोडिंग कर रहे हैं उसमें वो कॉमन है, एक कोड जो हमारी पूरी एप्लीकेशन के लिए क्या है, कॉमन है, बार बार रीयूज हो रहा है, हम उस कोड को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको हम एक सिंगल प्लेस पे हम उसको वहां पे उस कोड को रख देते हैं और उसको क्या कर लेते हैं, हम रीयूज कर लेते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग इट, उसको बार बार रिपीट करने के बजाय हम उसको एक सिंगल प्लेस पे रख देते हैं और वहां से उसको एक्सेस कर करके हम बार बार रीयूज करते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का और प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि उसमें और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या फ़र्क है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों ज़्यादा बेहतर है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। उसके हमने एडवांटेजेस भी डिस्कस कर लिए हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। अब हम देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या चीज़ हैं। व्हाट आर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन सी प्लस प्लस। अब जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उनकी बेस ही क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स है। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स आर टू मेन एस्पेक्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ओके, सो मैं आपको एक इलिस्ट्रेशन दिखाता हूं जिसके जरिए आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस पता लग जाएगा कि क्लास क्या चीज होती है और ऑब्जेक्ट क्या चीज होती है। तो फ्रेंड्स, अगर हमने क्लास और ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंस को समझना है तो आप इस पिक्चर को देखें। यहां पे आप देखें, क्लास है हमारे पास एक फ्रूट की क्लास है और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या है। अब फ्रूट की
में कौन कौन से टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं फ्रूट की कैटेगरी में। एप्पल आ सकता है, बनाना आ सकता है, मैंगो आ सकता है। तो ये क्या है, ये हमारे पास क्लास है। क्लास एक फ्रूट है, फ्रूट में बहुत सारे आपको वैरायटीज मिल जाती है ना। तो क्लास क्या होता है, एक तरह का ब्लू प्रिंट होता है जिसमें क्या होते हैं, आप मल्टीपल कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट्स रख सकते हैं। फ्रूट हमने क्लास लिए तो इसमें एप्पल, बनाना और मैंगो क्या है, इसके ऑब्जेक्ट्स हैं। सो अगर एक और एग्जांपल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लास है कार्स की, तो उसमें ऑब्जेक्ट्स उसके क्या हो जाएंगे, वोल्वो हो जाएगा, ऑडी हो जाएगी, टोयोटा आ जाएगा, ये डिफरेंट उसके वेरिएंट्स हैं। तो क्या होती है क्लास, क्या होती है, एक टेम्पलेट होता है ऑब्जेक्ट्स के लिए। यहां पे देखें ना, फ्रूट एक क्लास है, ये एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट्स के लिए। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होते हैं। क्लास के क्या होते हैं, इंस्टेंस होते हैं, जुज होते हैं क्लास का। ओके, सो इसमें होता क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट, जो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है, जब फॉर एग्जांपल ये एप्पल का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, तो ये तमाम के तमाम जो फीचर्स होंगे इस फ्रूट क्लास के, वो तमाम के तमाम इनहेरिट करेगा। इसी तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो क्या इनहेरिट करता है, तमाम के तमाम वेरिएबल्स और फंक्शन को फ्रॉम द क्लास। ओके, सो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है कि क्लास क्या है, एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ऑब्जेक्ट्स क्या है, क्लास का जुज है। जब आप एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं तो ये तमाम के तमाम वेरिएबल्स और फंक्शंस को क्लास से इनहेरिट करता है, उससे लेता है। ओके, अभी हम मजीद देखते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को। तो सी प्लस प्लस में क्या है, हमारे पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसकी जो एसोसिएट हुई हुई है वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ हुई हुई है। तो एवरीथिंग जो इन सी प्लस प्लस इज एसोसिएटेड विद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स अलोंग विद इट्स एट्रीब्यूट्स और मेथड, अपने एट्रीब्यूट्स और मेथड्स के साथ। अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स हम किन चीज को कहते हैं और मेथड्स क्या हैं। सेम अभी समझ आ जाएगी आपको। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रियल लाइफ की एग्जाम्पल लें तो हमारे पास कार क्या था, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि कार क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और कार के एट्रीब्यूट्स हैं कुछ। वो क्या होंगे, उसके एट्रीब्यूट्स वेट होगा, उसका कलर होगा, और उसके मेथड्स क्या होंगे, जैसे कि हम उसको ड्राइव कर सकते हैं, उस पर ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है कि क्लास क्या होती है, एसोसिएटेड विद क्लासेस। जो सी प्लस प्लस में एवरीथिंग है वो एसोसिएट कैसे हुई है, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ हुई हुई है, और along with its attributes and methods। इन रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम कहें तो कार एक ऑब्जेक्ट है जिसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं ये एट्रीब्यूट्स और मेथड्स की आपको बात बता रहा हूँ। एट्रीब्यूट्स अगर हम कार के एक कार को एज ऑब्जेक्ट लें और उसके अगर हम एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करें तो उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, उसका कोई ना कोई वेट होगा, उसका कोई ना कोई कलर होगा। और अगर हम उसके मेथड्स की बात करें तो वो क्या कर सकते होंगे, हम उसको ड्राइव कर सकते होंगे, उसको ब्रेक उस पर अप्लाई कर सकते होंगे। तो ये उसके क्या हैं, मेथड्स हैं, ये उसके फंक्शंस हैं जो वो परफॉर्म कर सकती है। ओके, सो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो उसमें एट्रीब्यूट्स और मेथड्स आर बेसिकली क्या हैं, वेरिएबल्स हैं और फंक्शंस हैं दैट बिलोंग टू द क्लास, जो कि एक क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, और इसको हम ये जो वेरिएबल्स और फंक्शंस होते हैं किसी भी क्लास के, उनको हम क्या कहते हैं, क्लास के मेंबर्स कहते हैं। ओके, सो अ क्लास क्या है, अब क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है दैट वी कैन यूज इन अवर प्रोग्राम, जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं, और इट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर। ये किस तरह से काम करती है, ये जो क्लास होती है ये ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, सो ये क्या है, क्लास क्या है, एक ब्लूप्रिंट है फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। अभी हम क्या करते हैं, एक क्लास को क्रिएट करते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। जो क्रिएट अ क्लास, अगर हमने क्लास को क्रिएट करना हो तो हम उसके लिए क्लास कीवर्ड यूज करते हैं स्मॉल लेटर्स में। सो यहाँ पे हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, तो इस सारे को मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। फंक्शंस को हमने डिस्कस कर लिया था। तो हम यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करते हैं माय क्लास, और हम इसको वन बाय वन इसकी लाइन ऑफ कोड को देखेंगे कि इसमें हर लाइन ऑफ कोड क्या कर रहा है, क्लास आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा, क्लास का कीवर्ड यूज हो गया। उसके आगे क्या होता है, क्लास का नाम होता है। तो माय क्लास हमारी क्लास का क्या हो गया, नाम हो गया। हमने अपनी मर्जी से क्लास का नाम रखना होता है। इसके आगे जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है क्लास का वो स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो यहां तक है हमारे पास क्लास से लेके, ये जो क्लास कीवर्ड यूज किया और इधर से ये जो आगे हमने क्लास का नाम दिया है, इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये क्लास है हमारे पास, डी क्लास। ओके, और यहां से क्या है, इसका ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्ट हो गया है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर ताकि ये क्लियर हो जाए, तो ये क्या है, ये क्लास है हमारी, और ये क्या है, इसका ब्लॉक ऑफ कोड है। अब इस ब्लॉक ऑफ कोड में हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर
पब्लिक का एसेस स्पेसिफायर यूज करते हैं, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं कि एसेस स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। तो पब्लिक का हमने एसेस स्पेसिफायर यूज कर लिया, ये क्या है, ये एसेस स्पेसिफायर है, एसेस स्पेसिफायर। इसके आगे क्या है, अब हमने क्या इसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने हैं। तो हमारे पास क्या है, इंट माय नम, एक एट्रीब्यूट मैं इसका ले लेता हूं माय नम, जिसको हम क्या कह रहे थे, वेरिएबल्स कह रहे थे। तो ये इंट टाइप का एक वेरिएबल है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एट्रीब्यूट है क्लास का, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि एट्रीब्यूट्स और क्या होता है, हमारे पास दो चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट्स और उसके फंक्शंस। तो एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, जैसे कि हमने कार अब को डिस्कस किया था, तो उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट क्या थे क्लास का कोई ना कोई वेट था, उसका कोई ना कोई कलर था, और उसके फंक्शंस क्या थे, फंक्शंस हमारे पास उसके थे, उसके ऊपर हम ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम ड्राइव कर सकते हैं। तो इसी तरह ये जो मैंने माई क्लास क्रिएट की है, इसमें जो माई नाम है, ये इसका क्या है, ये एट्रीब्यूट है, और ये इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो ये इन टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। उसके बाद हमारे पास क्या है, एक और हम एट्रीब्यूट इसका क्रिएट कर लेते हैं, माई स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा। तो माई स्ट्रिंग, और ये भी क्या है, ये भी एट्रीब्यूट है क्लास का, और ये किस टाइप का है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर लिया। उसके आगे हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास क्लास का जो ब्लॉक ऑफ कोड है, ये यहाँ से सेमीकोलन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे हमने सेमीकोलन को बंद कर दिया, ये जो हमारे पास करली ब्रैकेट्स को ओपन किया, और यहाँ पे हमने करली ब्रैकेट्स को क्लोज कर दिया। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर सेमीकोलन आता है। तो इसको अब हम क्या देखते हैं कि ये जो क्लास कीवर्ड है, ये जो क्लास का कीवर्ड है, ये किस लिए यूज होता है, ये क्रिएट करता है क्लास को, जिसका नाम क्या है, माई क्लास। इसके बाद जो पब्लिक का कीवर्ड है, इसको कहते हैं एसेस स्पेसिफायर, विच स्पेसिफाई, ये स्पेसिफाई क्या करता है, दैट के जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होंगे, जो इस क्लास के ये जो एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हैं, ये क्या होंगे, ये असेसेबल होंगे फ्रॉम आउटसाइड द क्लास। इसको ये जो इस क्लास के अंदर हमने इनको डिफाइन किया है ना, इनको इस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया है, तो इसका अगर हम इन मेथड, ये जो मैन का मेथड है, इसमें से अगर इनको एक्सेस करना है, तो ये पब्लिक हमें कह रहा है कि ये आप इनको इस मेन मेथड से एक्सेस कर सकते हो, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। ओके, तो पब्लिक का ये मतलब होता है, हम मल्टीपल एसेस स्पेसिफायर होते हैं, प्राइवेट होता है, प्रोटेक्टेड होता है, उनको भी हम देखेंगे जब हम एसेस स्पेसिफायर्स को डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आपको इतना पता होना चाहिए कि जब आप पब्लिक एसेस स्पेसिफायर यूज करेंगे, तो आप जो एट्रीब्यूट्स और मेथड्स, अभी तो सिर्फ हमने क्या क्रिएट किए हैं, इसके एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए हैं, तो जब इसके आप मेथड्स भी क्रिएट करोगे, तो अगर वो पब्लिक रखे होंगे आपने, तो आप उस के उन एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को क्लास से बाहर, ये तो क्लास के ये इनसाइड है ना क्लास, इस क्लास से बाहर आप किसी भी दूसरी क्लास में या किसी भी दूसरे मेथड्स के जरिए आप क्या कर सकते हो, जो कि उस क्लास का नहीं होगा। जैसे कि ये मैन क्या है, ये इस क्लास का मेथड नहीं है, लेकिन आप इनको अगर एक्सेस करना चाहो और इनका जो एसेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक है, तो आप इसको इस मैन फंक्शन में एक्सेस कर सकते हो। ओके, वो अब हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में हम किस तरह से इनको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, अब आगे हमारे पास इनसाइड द क्लास, हमारे पास क्लास स्टार्ट हो गई है। इनसाइड द क्लास हमने क्या यूज किया, इनसाइड द क्लास हमने यूज किया देयर इज एन इंटीजर, हमने क्या किया, इंटीजर टाइप का माय नम एंड अ स्ट्रिंग वेरिएबल, एक हमने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, जो कि है माई स्ट्रिंग। सो जब वेरिएबल्स क्लास में डिक्लेयर होते हैं, दे आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। जब क्लास में वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है, तो उनको क्या कहा जाता है, एट्रीब्यूट्स। ये आगे हमने कमेंट सेक्शन में भी लिख दिया। और लास्ट में क्या है, हमारे पास एंड है, जो कि क्या है, हमारे पास ये करली ब्रैकेट्स एंड है, जो क्लास का ब्लॉक ऑफ कोड था, और उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लास को क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने क्लास तो क्रिएट कर ली C++ में, अब हम देखते हैं कि क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जस्ट हमारे पास क्या है, ब्लूप्रिंट है कि इससे हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। सो हम देखते हैं पहले एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके, अगर हमने माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। सो टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, हमने क्या कर सकते हैं, माई क्लास हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ली है, तो इसी को यूज करेंगे, इसके नाम को, माई क्लास के नेम को यूज करेंगे, और इसके आगे हम जो भी फ्रंट पे इसको आगे जो भी हम ऑब्जेक्ट का नाम देंगे, वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और इसकी उस ऑब्जेक्ट के जरिए से हम क्या करेंगे, असेस करेंगे ये क्लास के ये जो एट्रीब्यूट्स है, माई नाम और माई स्ट्रिंग, और उसके लिए डॉट सिंटैक्स को यूज करेंगे। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट के जरिए से जो डॉट सिंटैक्स को यूज करके हम उसके ये क्लास के एट्रीब्यूट्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने क्या कहा है कि हम क्लास क्या है, माई क्लास, तो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, क्लास क्या है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो जिस तरह हम
नॉर्मल वेरिएबल्स क्रिएट करें, जैसे कि ये इंट टाइप का मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, तो इसमें सबसे पहले क्या यूज़ किया है, डाटा टाइप यूज़ किया है। इंट क्या है, हमारे पास डाटा टाइप है, और आगे हमने जो भी वेरिएबल का नाम रखना था वो रख दिया है। इसी तरह क्या अगर हमने माई क्लास एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप है, तो इसका अगर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो सबसे पहले मैं क्या यूज़ करूंगा, माई क्लास, क्लास का नाम यूज़ करूंगा। तो माई क्लास हम क्लास का नाम यूज़ कर लेते हैं, और इसके आगे मैं अपने ऑब्जेक्ट का नाम दे देता हूं जो इस क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं माई ऑब्जेक्ट इस क्लास का नाम दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जिस तरह हम नॉर्मल वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं, इसी तरह हम क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या कर देगा, ये सिंपली क्रिएट कर देगा एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो माई क्लास का इसने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर। अब हम आगे क्या करते हैं, अब हम इसके बेसिकली हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किस लिए किया है, इसके मैंने क्या कहा था, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वो तमाम के तमाम जो क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स होते हैं उनको इनहेरिट कर लेता है। तो हमने माई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, तो इसने क्या कर लिया, इसने ऑटोमेटिकली इस क्लास के एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को इनहेरिट कर लिया है। हमने इस क्लास में कोई भी अभी तक मेथड नहीं डिफाइन किया है, तो ये फिलहाल दो एट्रीब्यूट्स हैं, तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स को इसने इनहेरिट कर लिया है। अब हम इसको एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं, इन एट्रीब्यूट्स को हम इसको डॉट ऑपरेटर के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम इनको एक्सेस करते हैं और इनमें कोई वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि देख सकते हैं अभी हमने सिर्फ इनको डिक्लेयर किया है क्लास में। तो हम वैल्यूज पुट करते हैं और देखते हैं कि वो वैल्यूज इन वेरिएबल्स में सेव भी हुई हैं या नहीं हुई हैं। वो हम किस तरह से देखेंगे, हम उनको फिर कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के देखेंगे। तो असेस, अब हम मैं क्या करने जा रहा हूं, हम कोड लिखने जा रहे हैं कि असेस करने का, असेस एट्रीब्यूट्स एंड सेट वैल्यूज। हम एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करेंगे क्लास के माई इंट और माई नम और माई स्ट्रिंग को, और इसको हम क्या देंगे, वैल्यूज असाइन करेंगे। तो उसके लिए डॉट सिंटैक्स यूज होता है। तो माई ऑब्जेक्ट सबसे पहले क्या हो गया, हमारे पास माई ऑब्जेक्ट जो क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके आगे हम डॉट सिंटैक्स को यूज करेंगे, डॉट ऑपरेटर को, और आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारे सामने आ जाएगा कि आपने कौन से एट्रीब्यूट को एक्सेस करना है। तो माई नाम को हम एक्सेस करते हैं पहले, और इसको असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए इसमें 15 वैल्यू सेव करवा देते हैं। ओके, इसी तरह दूसरा अगर हमने एट्रीब्यूट अपनी क्लास का एक्सेस करना है तो दोबारा से माई ऑब्जेक्ट, और उसके आगे क्या, माई स्ट्रिंग जो सेकंड एट्रीब्यूट है, और इसके आगे इसको वैल्यू असाइन कर देते हैं सम टेक्स्ट। ओके, तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, एट्रीब्यूट्स को क्लास के डॉट सिंटैक्स को, पहले क्या, सबसे पहले माई ऑब्जेक्ट, उसके आगे डॉट सिंटैक्स, उसके आगे जो भी एट्रीब्यूट आपने एक्सेस करना है क्लास का वो एक्सेस कर सकते हैं आप। ओके, तो हमने क्या किया, पहले दोनों एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करके उनमें वैल्यूज सेट। अब हम देखते हैं कि इन वैल्यूज को, एट्रीब्यूट्स में जो वैल्यूज हमने सेव करवाई हैं उनको कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो प्रिंट एट्रीब्यूट वैल्यू। ओके, सो सी आउट कर लेते हैं पहले हम माई ऑब्जेक्ट, सेम प्रोसीजर होगा, एक्सेस कर रहे हैं ना दोबारा से हम ऑब्जेक्ट को, एट्रीब्यूट को क्लास के, तो ऑब्जेक्ट के जरिए से ही हम एक्सेस कर सकते हैं। तो माई ऑब्जेक्ट, आगे डॉट ऑपरेटर और माई नाम सिंपल, और एंड एल। तो देखते हैं माई नाम में जो वैल्यू सेव हुई है वो कंसोल पे प्रिंट होती है। इसी तरह हम सी आउट करा लेते हैं सेकंड एट्रीब्यूट को क्लास के, तो माई ऑब्जेक्ट डॉट ऑपरेट सिंटैक्स और उसके आगे माई स्ट्रिंग और एंड एल। तो ये दोनों एट्रीब्यूट्स को हमने क्या किया, इनमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको अब हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या वैल्यू प्रिंट होती है, कंपाइल करके रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे पास कंसोल के ऊपर 15 और सम टेक्स्ट प्रिंट हो गया है। यही हमने अपने जो क्लास के एट्रीब्यूट्स थे उनको ऑब्जेक्ट के जरिए एक्सेस करके वैल्यूज असाइन की, और जब हमने ऑब्जेक्ट एक्सेस करके उन वैल्यूज को कंसोल के ऊपर प्रिंट कराया तो 15 और सम टेक्स्ट कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि एक ही ऑब्जेक्ट क्लास का क्रिएट किया है। अब आपके जहन में ये सवाल होगा कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम क्लास के क्रिएट कर सकते हैं। तो यस, हम क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उसको देख लेते हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप क्लास के किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा अपने जो क्लास है, जो हमने क्लास डिफाइन की है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एग्जांपल टाइप की क्लास बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक कार की क्लास बना लेते हैं। ओके, और इसमें जो हम एट्रीब्यूट्स जो इसके रखेंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का हम रख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, कार का कोई ना कोई ब्रांड होगा, तो एक एट्रीब्यूट हम कार का ब्रांड रख लेते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट हम कार का मॉडल रख लेते हैं। ओके, और थर्ड एट्रीब्यूट हम क्लास के जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है या जब वो मॉडल रिलीज हुआ था वो मॉडल का ईयर रख लेते हैं। तो इंट ईयर, वो कि क्या होगा, इंटीजर टाइप का, क्योंकि ईयर हमारे पास क्या होगा,
इन टाइप में होगा, फॉर एग्जांपल 1999, ओके, इसी तरह 1969। तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो एट्रीब्यूट है ये क्लास का ईयर वाला, इसको हमने इंटीजर टाइप का किया है। ओके, सो अब हमारे पास क्या है कि हम यहाँ पे भी क्या हमने क्या किया, क्योंकि मैंने क्लास का नाम ही चेंज कर दिया है, तो अब हम क्या करते हैं कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ताकि हम ये जो एट्रीब्यूट्स हमने इस क्लास के क्रिएट किए हैं इनमें को वैल्यूज पुट कर सकें और इनको फिर हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा सकें। तो मैं क्या कहता हूँ, यहाँ पे अब क्लास का नाम चेंज हो जाएगा हमारे पास कार क्लास, और इसका ऑब्जेक्ट क्या हम क्रिएट करते हैं, कार का पहला ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं कार ऑब्जेक्ट 1। ओके, सो कार ऑब्जेक्ट 1 हो गया। अब इसमें हम यहाँ पे भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, कार ऑब्जेक्ट 1। और इसमें हम सबसे पहले जो ब्रांड है, ब्रांड में हम कौन सी, इनके स्ट्रिंग टाइप है ब्रांड, तो इसमें हम BMW जो कार है उसका नाम रख लेते हैं, तो BMW। और कार का जो सेकंड हमारा जो क्लास का सेकंड एट्रीब्यूट था उसको अब हम एक्सेस करते हैं, जो कि क्या था हमारे पास, कार का मॉडल था। तो मॉडल का हम जो एट्रीब्यूट है वो क्लास का एक्सेस कर लेते हैं, और उसमें हम क्या, X5। तो मॉडल हमने क्या लिया, BMW हमने ब्रांड लिया, उसका मॉडल X5 लिया, और ईयर ऑफ उसका जो ईयर था मॉडल का वो अब हम एक्सेस कर लेते हैं एट्रीब्यूट, और इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1999। ओके, इसी तरह से अब हमने क्या, कार का ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने थे, तो सिंपल आप दोबारा से क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए दोबारा से कार और आगे कार ऑब्जेक्ट 2, तो ये सेकंड कार का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी वैल्यूज पुट करते हैं इसके जरिए। तो कार का ऑब्जेक्ट सेकंड हमने एक्सेस किया, और इसमें जो ब्रांड है वो हम पुट करते हैं, तो ब्रांड हम पुट करते हैं फोर्ड का। ओके, सो हमारे पास क्या है, ब्रांड फोर्ड है, और इसका कार ऑब्जेक्ट 2 के जरिए हम क्या करते हैं, इसका जो मॉडल है वो एक्सेस करते हैं एट्रीब्यूट, और इसमें हम वैल्यू क्या पुट करते हैं, मस्टैंग। ओके, और कार का जो ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग था वो क्या था, कार ऑब्जेक्ट 2 के जरिए हम दोबारा से इसका ईयर सिलेक्ट करते हैं एट्रीब्यूट, और इसमें वैल्यू क्या प्रिंट करते हैं, 1969। ओके, तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कार के जो कार क्लास हमारे पास एक ही थी, कार क्लास थी, और इसके कितने एट्रीब्यूट्स थे, 3 एट्रीब्यूट्स थे, ब्रांड, मॉडल और ईयर। यहाँ पे क्या किया हमने, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए, एक कार ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट किया, जिसके जरिए हमने इसके तीनों एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया डॉट सिंटैक्स यूज करके, और उसमें BMW X5 और 1999 असाइन कर दिया, उन एट्रीब्यूट्स को जो वैल्यूज असाइन कर दी। इस तरह हमने कार ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट किया, और इसको भी जो कार के तीनों एट्रीब्यूट्स थे, ब्रांड, मॉडल और ईयर, उनको हमने डॉट ऑपरेटर के जरिए एक्सेस किया, और उसमें फोर्ड, मस्टैंग और 1969 हमने असाइन कर दिया, उनको एट्रीब्यूट्स को वो वैल्यूज असाइन कर। अब हम क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को। तो सी आउट कर लेते हैं हम पहले जो कार के ऑब्जेक्ट हैं उसको, उसके जरिए जो हमने कार के में जो वैल्यूज पुट की थी कार के ब्रांड में, उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। तो कार ऑब्जेक्ट 1 के जो ब्रांड है, क्योंकि क्या करता है, इसने इनहेरिट किए हैं तमाम के तमाम तीनों जो एट्रीब्यूट्स हैं अपने क्लास कार से, तो इसके में जो वैल्यूज सेव हुई होंगी वो कार ऑब्जेक्ट 1 के रेफरेंस से सेव हुई होंगी, ब्रांड, मॉडल और ईयर में। और ये जो ऑब्जेक्ट 2 है, इसमें जो वैल्यू सेव हुई होंगी वो कार ऑब्जेक्ट 2 के रेफरेंस से, तो दोनों में डिफरेंट वैल्यूज सेव हुई होंगी। ओके, तो 1 के जरिए हमने जो कार ऑब्जेक्ट 1 में वैल्यूज पुट की हैं वो प्रिंट होंगी, और ऑब्जेक्ट 2 के जरिए जो हमने कार ऑब्जेक्ट 2 में वैल्यूज पुट की हैं वो कंसोल के ऊपर प्रिंट होंगी। तो ब्रांड आ गया हमारे पास, आगे हमारे पास कार ऑब्जेक्ट 2 का, हमारे 1 का हमारे पास क्या आ गया, मॉडल आ गया। ओके, और इसी तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका ईयर ऑफ ईयर आ गया हमारे पास। तो कार ऑब्जेक्ट 1 का ईयर आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास जो कार ऑब्जेक्ट 2 था उसके जरिए हमने ब्रांड दिया था, तो ब्रांड देखते हैं कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं। इसके आगे कार ऑब्जेक्ट 2 का हम क्या करते हैं, मॉडल प्रिंट करा लेते हैं, और इस तरह हम कार ऑब्जेक्ट 3 का क्या कर लेते हैं, कार ऑब्जेक्ट 2 का ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ओके, सो कंपाइल करके इसको रन करते हैं, तो देखते हैं कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट होता है। हमने 2 ऑब्जेक्ट्स डिफाइन किए हैं और दोनों में डिफरेंट वैल्यूज पुट की हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास BMW X5 और 1999 और फोर्ड, मस्टैंग और 1969 ये आपस में जुड़ी हुई हैं। इनमें हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं, तो अब हमने स्पेसिस पुट करते हैं तो हमारी थोड़ी सी आउटपुट क्लियर होगी है। तो BMW X5 1999 हमारे पास ऑब्जेक्ट 1 जो कार का ऑब्जेक्ट 1 था उसके जरिए जो हमने वैल्यूज पुट की थी वो कंसोल के ऊपर प्रिंट होगी, और इस तरह जो हमने कार ऑब्जेक्ट 2 के जरिए जो वैल्यूज पुट की थी ब्रांड, मॉडल और ईयर में, वो कंसोल के ऊपर प्रिंट होगी, फोर्ड, मस्टैंग और 1969। तो उम्मीद है इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी कि क्लास के आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, और उन ऑब्जेक्ट्स के जरिए आप मल्टीपल वैल्यूज कार के एट्रीब्यूट्स को असाइन कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं, ये तो फिलहाल क्या देखा है हमने, क्लास के सिर्फ एट्रीब्यूट्स को देखा है।
तो क्लास के हमने मेथड्स को अभी तक नहीं देखा, तो सी प्लस प्लस में कार के मेथड्स को देख लेते हैं कि कार के मेथड्स हम किस तरह से बनाते हैं। तो मेथड्स बेसिकली क्या हैं? मेथड्स फंक्शंस हैं दैट बिलोंग टू द क्लास, जो क्लास को बिलोंग करते हैं। दो टाइप्स के वेज हैं, दो तरीके हैं जिसके ज़रिए आप फंक्शंस को, जो क्लास के फंक्शंस होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। एक आप इनसाइड द क्लास फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो क्लास के आप फंक्शंस डिफाइन करेंगे, और एक आप आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन लिख सकते हैं फंक्शन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम पहले देख लेते हैं कि इनसाइड द क्लास हम किस तरह से फंक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो हम एक फंक्शन लिखेंगे माई मेथड का, और उसके ज़रिए हम क्या करेंगे? हम इनसाइड द क्लास उस फंक्शन के डेफिनेशन लिखेंगे। फिर हम अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ ये है कि आप जिस तरह से एट्रीब्यूट्स को एक्सेस किया है आपने ऑब्जेक्ट के ज़रिए, जब क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसके एट्रीब्यूट्स को क्लास के आपने डॉट ऑपरेटर यूज़ करके आपने एक्सेस किया है, तो मेथड के साथ भी सेम तरीक़ेकार होता है। आप ऑब्जेक्ट के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के किसी भी क्लास के फंक्शन को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक सिंपल सा इसको हम यहाँ से यहाँ बल्कि कार ही रहने देते हैं, तो एक मेथड इसका क्रिएट कर लेते हैं। सपोज कर लें हम माई मेथड इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो उसके लिए हम माई मेथड हम क्लास का एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसको भी हमने क्या रखना है, बल्कि यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको फंक्शन ज़रा बेहतर तरीके से क्लियर से। इसको ख़त्म कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि हम मेथड्स को ज़रा डीपली समझ। तो मैं क्लास क्या क्रिएट करता हूँ? माई क्लास, और यहाँ पे अब मैं क्लास का नाम जस्ट चेंज किया माई क्लास, बाकी सारी चीज़ें सेम। तो अब जिस तरह हमने एट्रीब्यूट्स के साथ क्या यूज़ किया था? पब्लिक एसेस स्पेसिफायर यूज़ किया था, इसी तरह आपने मेथड्स के साथ भी क्या करना होता है? पब्लिक एसेस स्पेसिफायर यूज़ करना होता है। तो पब्लिक हमने एसेस स्पेसिफायर यूज कर लिया, तो ये हमारे पास डी क्लास हो गई, और ये हमारे पास क्या हो गया? एसेस स्पेसिफायर हो गया। इसके आगे अब हमने मेथड क्रिएट करना है क्लास का। तो सबसे पहले मेथड की क्या होती है? रिटर्न टाइप। वो क्या होती है? जिस तरह हमने फंक्शंस को पीछे देखा था आपने लास्ट लेक्चर में भी, तो फंक्शंस की क्या होती है? रिटर्न टाइप होती है। वाइड का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। आगे क्या होता है? फंक्शन का नाम होता है। तो यहाँ पे हमने क्या रखा है? माई मेथड। फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है? माई मेथड। माई क्लास का मेथड है जिसका नाम क्या है? माई मेथड। और इसके आगे फंक्शन की क्या होती हैं? पैरेंथेसिस होती हैं जिसमें हम पैरामीटर पास करते हैं। अगर कोई पैरामीटर नहीं है तो सिंपल पैरेंथेसिस को हम क्या रख देते हैं? एम्प्टी रख देते हैं। इसके क्या आगे क्या होती है? ये तो यहाँ तक हमने क्या किया था? फंक्शन को डिक्लेयर कर लिया। अब हमने क्या करना है? डिफाइन भी इसको इसी क्लास के अंदर करना है। तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे? करली ब्रैकेट्स लगा देंगे, जो इसकी बॉडी होगी इस हमारे माई मेथड की। तो बॉडी हमारी क्या होगी? इस करली ब्रैकेट्स में होगी। इसमें वो कोड लिखा होगा जो कि इस माई मेथड का एग्जीक्यूट होने वाला होगा जब ये मेथड कॉल होगा। ओके, सो ये क्या है हमारे पास? मेथड इसको आप कह सकते हैं या फंक्शन कह सकते हैं, जो कि डिफाइंड हो गया है इनसाइड द क्लास। ओके, इसको मेथड भी कहते हैं, फंक्शन भी कहते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो हमने पहले क्या डिस्कस किए थे? क्लास के एट्रीब्यूट्स। तो क्लास का मेथड हमने देखना रह गया था। तो क्लास का मेथड क्या है हमारे पास? हम इस तरह से क्लास के इनसाइड हम डिफाइन कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे कि हम मेथड को आउटसाइड द क्लास किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इसको देख लेते हैं। इसके जरिए हम कंसोल के ऊपर सिंपल क्या करा देते हैं, ये जब मेथड कॉल हो तो कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करे? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दे। ओके, सो ये हमारा मेथड क्या करेगा? जब ये कॉल होगा तो ये कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। ओके, अब हम क्या करते हैं? इस क्लास का, ये जो माई क्लास है, इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो इस ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? क्लास का नाम और आगे इसका ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट। तो ये क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया। तो ये हमने क्या किया? क्रिएट। तो हमने क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास कर लिया। अब हम क्या करते हैं? जिस तरह मैंने कहा है कि आप क्लास के एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते थे, उसी तरह आपने अगर क्लास के मेथड को एक्सेस करना है तो सबसे पहले जो क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसको आप लिखेंगे। उसके आगे आप डॉट ऑपरेटर को यूज करेंगे और ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं माई मेथड ये दे रहा है, तो माई मेथड और इसके आगे मेथड की पैरेंथेसिस। ओके, सो ये हमने क्या कर लिया? मेथड को कॉल कर लिया, कॉल दी मेथड। तो देखते हैं ये कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करता है। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसने क्या पढ़ दिया? कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। ओके, सो इस तरह से आप मेथड भी इस चीज का भी आपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये जो मेथड, जब हमने अपने मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर किया, यहाँ पे डिफाइन किया, तो ये जो हमारा मेथड है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम इसको कॉल नहीं करेंगे। ये किस लिए हम मेथड को डिफाइन करते हैं? ताकि जब हम इसको कॉल करें तो इसको ये एग्जीक्यूट हो। ओके, सो जैसे ही हमने यहाँ पे इसको कॉल किया तो ये माई मेथड एग्जीक्यूट हुआ और इसने कंसोल के ऊपर क्या कर दिया? हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। अब हम देख लेते हैं कि हमने अगर इसी मेथड को आउटसाइड द क्लास इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो वो हम इस मेथड, ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये जो ब्लॉक ऑफ कोड लिखा है, ये पूरे का पूरा,
इस डेफिनेशन पूरी की पूरी डेफिनेशन को अगर हमने क्लास के बाहर लिखना है तो वो हम किस तरह से लिख सकते। तो अगर हमने आउटसाइड द क्लास अपने मेथड को की डेफिनेशन लिखनी है तो इसके लिए क्या एक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज होता है और उसके आगे आपने उस फंक्शन का नाम देना होता है। तो वो हम देख लेते हैं वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले करना आपने क्या होता है कि यहाँ पे इस मेथड को हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं और हम क्या करते हैं कि हमने ये पब्लिक का कीवर्ड जो एसेस स्पेसिफायर है ये वैसे ही रहेगा। यहाँ पे पहले आपको जो मेथड आप इस क्लास से बाहर डिफाइन करने जा रहे हैं, डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं, तो पहले आपने उसको यहाँ पे डिक्लेयर लाजमी करना होगा। सो ये क्या होगा, डिक्लेयर किस तरह से करते हैं हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। सबसे पहले मेथड की रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी हमारा मेथड ये रिटर्न नहीं कर रहा था। उसके आगे मेथड का नाम तो माय मेथड और इसके आगे हमने क्या करना है पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के आगे हमारे पास स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये क्या हो गया, ये मेथड या फंक्शन की हम क्या कहते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी देखा था मेथड और फंक्शन की क्या है ये डिक्लेरेशन। ओके, अब हमने क्या करना है, ये मेथड को हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। तो अब हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमने सिंपल क्या करना है, हमारे पे ये जो क्लास के बाहर निकल आए हैं और वो जो मैंने कोड था उसको अब यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन उससे पहले मैं क्या यूज करूंगा, स्कोप, जो स्कोप ऑपरेटर है उसको यूज करूंगा। तो वो किस तरह से, वाइड हमने रिटर्न टाइप यूज की, तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर हम किस तरह यूज करेंगे। आगे हमारे पास माय क्लास का नाम आ गया, जो क्लास है हमारे पास, तो माय क्लास, और उसके आगे हमारे पास आ गया स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर जो कि डबल कॉलन होते हैं। ओके, डबल कॉलन, और आगे देखें आप ऑटोमेटिकली वो कह रहा है कि जो मेथड आपने ऊपर डिक्लेयर किया उसका नाम हमारे पास आ गया, तो वो मेथड, और उसके आगे उसका क्या है पैरेंथेसिस, और उसके आगे उसकी बॉडी। इस तरह से आप क्या यूज कर, मेथड को आपने इनसाइड डिक्लेयर किया और यहाँ पे आप मेथड को क्या कर रहे हो, अभी इसमें मेथड या फंक्शन आप दोनों नाम ले सकते हो, डेफिनेशन आउटसाइड दी क्लास। ओके, और इसमें हम सिंपल क्या करते हैं, सी आउट करवा देते हैं हेलो वर्ड को दोबारा से। ओके, सो हमने क्या किया, अब हमने अगर हमने मेथड को क्लास से बाहर डिफाइन करना है तो सबसे पहले हम मेथड को डिक्लेयर करेंगे क्लास के इनसाइड में, और उसके बाद हम जब डिफाइन करेंगे तो उसमें सबसे पहले रिटर्न टाइप होगी मेथड की, उसके आगे क्लास का नाम होगा, उसके आगे हमारे पास क्या होगा, इन ये जो डबल कॉलन डाले इनको क्या कहते हैं, स्कोप आइडेंटिफायर। ओके, सो इसके आगे हमारे पास क्या हो जाएगा, माय मेथड का नाम हो जाएगा, ये स्कोप रेजोल्यूशंस होते हैं, इनको क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसके आगे मेथड का नाम, मेथड के आगे उसकी पैरेंथेसिस में हमारे पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास मेथड की बॉडी, और मेथड की बॉडी में जो हमने कोड एग्जीक्यूट करना होता है जब ये मेथड कॉल हो, उस कोड को हम इसके अंदर रख देते हैं। तो इनको आपने ध्यान में रखना है, इनको क्या कहते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, सो दोबारा से सिंपल वही हमने क्या किया, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कॉल आप मेथड को उसी तरीके से करेंगे। जस्ट हमने दो तरीके देखे हैं मेथड को, मेथड की डेफिनेशन के, एक इनसाइड द क्लास और एक आउटसाइड द क्लास। तो कंपाइल करके हम रन करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सेम हेलो वर्ड हमारे पास दोबारा से प्रिंट हो गया कंसोल के ऊपर, क्योंकि ये मेथड जब कॉल हो रहा है तो ये कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो वर्ड को प्रिंट कर रहा है। सो अब हमने ये जो मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर किए थे उनमें देखा था कि मेथड विद पैरामीटर्स भी होते हैं, ये जो पैरेंथेसिस होती है इनमें हम पैरामीटर्स भी पास करते हैं मेथड को। ओके, सो पैरामीटर हम देखते हैं कि जो क्लास के मेथड्स होते हैं उनमें हम पैरामीटर्स किस तरह से बना सकते हैं। तो सेम ही तरीका है, आपने किस तरह से करना है, सिंपल मैं कहता हूँ, एक मैं क्लास यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, कार थोड़ी सी डिफरेंट कर लेता हूँ, दोबारा से कार क्लास में चले जाता हूँ। तो मैं क्या कहता हूँ, एक कार की क्लास है मेरे पास और उसका एक पब्लिक मेथड है जो कि रिटर्न हमें क्या करेगा, अब रिटर्न टाइप वाला मेथड डिफाइन करते हैं। तो वो हमें रिटर्न क्या करेगा, इंट रिटर्न करेगा, और उसमें हम क्या बताएंगे, क्लास की कार की स्पीड। ओके, तो कार की हम स्पीड बताने वाले हैं और उसमें हम एक पैरामीटर ऐड करेंगे जो कि हमें मैक्सिमम स्पीड बताएगा। सो मैक्सिमम स्पीड का हमने एक पैरामीटर क्रिएट कर दिया, ऐड कर दिया अपने इस स्पीड वाले मेथड में या फंक्शन में जो कि इस क्लास का है। इसको डिफाइन हम आउटसाइड द क्लास ही करेंगे। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हमारे पास रिटर्न टाइप क्या है, इंट है, उसके आगे हमारे पास क्या आ गया, क्लास हमारी चेंज हो चुकी है तो हमने कार क्लास, उसके आगे हमारे पास क्या आ गया, स्कोप ऑपरेटर आ गया, हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आ गया, और आगे हमारे पास मेथड का नाम, मेथड का नाम क्या है, स्पीड है हमारे पास, और इसके अंदर हमारे पास एक पैरामीटर है जो कि क्या है, इंट मैक्स स्पीड। ओके, और इस मैक्स स्पीड के जरिए हम क्या करते हैं, हम रिटर्न करवाएंगे मैक्सिमम स्पीड। तो हम रिटर्न करवाएंगे मैक्स स्पीड, क्योंकि ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, ये मैक्सिमम स्पीड कोई ना कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो हम वो वैल्यू क्या रिटर्न करवा रहे हैं, जो कि इस जो हमारा पैरामीटर है, जो पैरामीटर है वो ही वैल्यू जो इस पैरामीटर में आएगी वही वैल्यू हम रिटर्न करा रहे हैं कि इस कार के इस मैक्स स्पीड पैरामीटर को ये वैल्यू मिली थी, वही वैल्यू हम यहाँ से रिटर्न करवा रहे हैं। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, हम कार का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो कार क्लास और उसके आगे माय ऑब्जेक्ट। अब हम क्या कहते हैं कि इस कार को हम एक स्पीड असाइन करते हैं इस मेथड को एज अ
आर्गूमेंट हम एक स्पीड देंगे, तो हम सी आउट सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे ही सी आउट करवा लेते हैं हम कंसोल के ऊपर। माई ऑब्जेक्ट हमने क्लास का क्रिएट कर दिया, क्लास का एक हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसके जरिए हम इस जो स्पीड वाला मेथड है उसको एक्सेस करते हैं और इसके अंदर हम क्या देते हैं, एट्रीब्यूट जो आर्गूमेंट है, क्योंकि पैरामीटर एक पैरामीटर है हमारे पास, तो हमने उसको वैल्यू जो पास करेंगे वो एज आर्गूमेंट पास होगी, तो वो आर्गूमेंट हम मैक्सिमम स्पीड क्या रख लेते हैं 200। तो 200 क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू हमने एज आर्गूमेंट इसको पास करनी है, तो 200 वैल्यू जो है हमने इस मैक्स स्पीड वाले पैरामीटर को पास कर दिया है। जो हम फंक्शन के अंदर, फंक्शन के पैरेंथेसिस के अंदर जो वेरिएबल यूज कर रहे होते हैं उसको हम पैरामीटर कहते हैं। तो जब हम उसको कोई वैल्यू पास करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट। तो ये हमने आर्गूमेंट पास किया है। ये जो क्लास का पैरामीटर, जो फंक्शन का पैरामीटर होता है, ये एज अ क्या कामगार होता है, ये एज अ वेरिएबल कामगार होता है इस फंक्शन के अंदर। ओके, सो हमने सिंपल क्या किया, इसको 200 एज अ आर्गूमेंट के तौर पे पास कर दिया 200 वैल्यू। और साथ ही हम क्या कह रहे हैं, ये जब 200 वैल्यू जब इसके पास आएगी मैक्स स्पीड के पास, पैरामीटर के पास, तो ये क्या कर रहा है, ये रिटर्न उसी वैल्यू को सिंपली रिटर्न कर रहा है। तो ये यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, तो जहाँ पे हम कॉल कर रहे होते हैं वहाँ पे ही वैल्यू रिटर्न हो रही होती है। तो सिंपल क्या होगा, ये जो 200 है ये कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। सो ये क्या है, हमने इधर लिख लेते हैं कमेंट पे, तो कॉल दी मेथड विद एन आर्गूमेंट। कंपाइल करके रन करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 200 हमारे पास कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है। ओके, सो अब हम जो एक और चीज देखने वाले हैं सी प्लस प्लस में, वो हैं कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के हवाले से। तो एक कंस्ट्रक्टर क्या होता है क्लास में, बेसिकली कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है। जिस तरह ये मेथड हम डिफाइन कर रहे हैं, ये मेथड हमने क्या किया, ये डिक्लेयर किया, इस तरह का एक कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड होता है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल होता है। यहाँ पे तो हम देखें इसको मैनुअली कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम इस ये जो कार का ऑब्जेक्ट है इसको क्रिएट करते हैं। तो जब भी किसी भी क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो उसका जो कंस्ट्रक्टर स्पेशल मेथड होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ओके, अब हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किस तरह से कर सकते हैं, हमने जब कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करना होता है तो ये एक स्पेशल मेथड है, तो इसका सेम नेम होगा जो कि क्लास का नाम होगा, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। उसके आगे क्या होंगी, पैरेंथेसिस होंगी। ओके, सो हम एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक कार है जिस तरह की हमारे पास, तो हम एक माई क्लास ले लेते हैं सिंपल। तो उसमें हम एक यहाँ पे कार को चेंज कर लेते हैं, क्लास को, इसको क्या कर देते हैं, माई क्लास। ओके, माई क्लास कर देते हैं और इसका हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने क्या कहा है आपको कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है, हमारे पास क्लास के नाम से ही होता है, सेम नेम होता है, क्योंकि ये स्पेशल मेथड होता है। और इसमें क्या दे दिया, माई क्लास, और आगे हमने क्या दे दी, पैरेंथेसिस दे दी। और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर देते हैं, सिंपली अब हमारे पास ये हमने मेथड्स को देख लिया, तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्लास का नाम था वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नाम है, लेकिन ये है क्या, ये मेथड है, क्योंकि इसका क्या है, माई क्लास नेम सेम है, पैरेंथेसिस है और आगे इसकी बॉडी है। इसकी बॉडी के तो ये क्या है, ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है। तो ये इस क्लास का क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है, माई क्लास नेम सेम। इसके अंदर अब जो हम कोड लिखेंगे वो हम क्या लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड लिख लेते हैं। तो अब मैंने क्या कहा, जैसे ही मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो ये इस क्लास का ये जो कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेशल मेथड है क्लास का। तो हम क्या करते हैं, इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो देखते हैं ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है या नहीं होता है। तो अब देखें ये हमें किस तरह से पता लगेगा, ये हमें इस तरह से पता लगेगा कि ये माई क्लास है, ये इसका कंस्ट्रक्टर है। जब हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो हमारे पास कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाना चाहिए। हमें इसको खुद से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि जब हम कंस्ट्रक्टर के अलावा जो नॉर्मल मेथड क्लास का क्रिएट करते हैं तो उसको हमें ऑब्जेक्ट के आगे डॉट ऑपरेटर लिख के उसको एक्सेस करना पड़ता है, तब ही वो कॉल होता है। लेकिन ये कब कॉल होता है, जो कंस्ट्रक्टर होता है क्लास का वो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो हम क्या करते हैं, माई क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो देखते हैं कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखने होता है या नहीं होता है। तो मैंने क्या क्रिएट कर लिया, माई ऑब्जेक्ट क्लास का, माई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, माई ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है हमारे पास, इसको कमेंट करते हैं, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास विद प्लेस एन ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, दिस विल कॉल द कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा हमारे इस, ये जो हमने कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाया है उसको ये कॉल करेगा जैसे ही ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो देखते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं, कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आना चाहिए। तो देख ले सकते हैं आपने कि हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास कंसोल के ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया कि
इसका मतलब ये हुआ कि ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो गया जैसे ही ये क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है कि दो जो कंस्ट्रक्टर होता है इसका सेम नेम होता है एज द क्लास, और ये ऑलवेज पब्लिक होता है। इसके साथ आप ये पब्लिक लिखें या ना लिखें, ये ऑलवेज क्या होगा, ये पब्लिक होगा। और इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न वैल्यू, और इसकी कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। तो आप देखें ना मैंने यहाँ पे वाइड लिखा है, ना इंट लिखा है, ना डबल लिखा है। तो ये तीन चीज़ें आपने कंस्ट्रक्टर के हवाले से ध्यान में रखनी है कि इसका नेम सेम होगा, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट ये पब्लिक होगा इसका सेट स्पेसिफायर, और ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। अब कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स को डिस्कस करें। तो कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स क्या होते हैं? कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल क्या होता है, जिस तरह रेगुलर फंक्शन हमारे पैरामीटर्स लेते हैं, इस तरह कंस्ट्रक्टर भी पैरामीटर लेता है। ये किस लिए ज़रूरी होते हैं? अगर हम कंस्ट्रक्टर्स को पैरामीटर दे रहे हैं ताकि हम उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी इनिशियल वैल्यूज़ को सेट कर लें। अगर हम उनके जो एट्रीब्यूट्स हैं जो क्लास के डिफाइन करते हैं, अगर हम उनकी वैल्यूज़ को क्या करना चाहते हैं, उनकी वैल्यूज़ को सेट करना चाहते हैं, जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो उसकी वो वैल्यूज सेट हो जाए उसके एट्रीब्यूट्स की, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर्स बना सकते हैं। हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो लास्ट टाइम हमने कार क्लास की कार क्रिएट की थी उसको ही दोबारा देख लेते हैं, और उसके जो हम एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे उसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन करेंगे। जब हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम कंस्ट्रक्टर को पैरामीटरिक कंस्ट्रक्टर्स क्यों क्रिएट करते हैं और उनकी क्या बेनिफिट है। तो हम क्या कर लेते हैं, दोबारा से हम एक कार क्लास ले लेते हैं, और इसके हम ये कार हमारे पास क्लास होगी, ये उसका सेट स्पेसिफायर हो गया, और हमारे पास कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या हो जाएगा, अब कार कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। ओके, सेम नेम हो गया। अब इसके एट्रीब्यूट्स हमारे पास क्या हैं, हमारे पास एक स्ट्रिंग टाइप का ब्रांड है क्लास का, उसके आगे हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का हमारे पास और एट्रीब्यूट है क्लास का जिसका नाम है मॉडल, और एक है हमारे पास इंट ईयर। ओके, तो ये तीनों एट्रीब्यूट्स हैं क्लास के, तो इनको हम कमेंट कर देते हैं एट्रीब्यूट्स। तो ये तीन क्या हो गए, ये एट्रीब्यूट हो गए, और ये क्लास का क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम इस कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर दे सकते हैं। तो हम इस कंस्ट्रक्टर को क्या पैरामीटर देखते हैं, इसको मैं यहाँ से खत्म कर देता हूँ। हमने इन ये जो ब्रांड, मॉडल और ईयर है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करें तो इनको क्या हो गया, इनकी वैल्यूज सेट हो जाए उसी टाइम। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि हम स्ट्रिंग एक ले लेते हैं एक्स पैरामीटर जो हमारे कंस्ट्रक्टर का, एक स्ट्रिंग वाई ले लेते हैं, क्योंकि तीन हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं और तीनों को हमने इनिशियलाइज करना है। तो एक स्ट्रिंग x, एक स्ट्रिंग y और एक इंट x, क्योंकि एक दो स्ट्रिंग टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं और एक इंटीजर टाइप का है, तो इसको हम z। तो x, y और z तीन एट्रीब्यूट्स तीन हमने कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स ले लिए। अब इनको हम क्या करते हैं, जो इनमें वैल्यूज आएंगी वो हम क्या कहते हैं कि हम ब्रांड, ये जो क्लास का ब्रांड है एट्रीब्यूट, इसको साइन हो जाए तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए जो x में वैल्यू आएगी पैरामीटर में, वो हम x को के जरिए ब्रांड को साइन कर देंगे। उसके अलावा जो हमारे पास मॉडल में वैल्यू आएगी वो हम y पैरामीटर के जरिए, जो y पैरामीटर में वैल्यू हम पास करेंगे, जब हम इसको क्या करेंगे, असाइन करेंगे वैल्यू पैरामीटर y को, वो किस तरह से असाइन करेंगे, जब हम यहाँ पे एज आर्गूमेंट पास करेंगे वैल्यू, तो वो y पैरामीटर में चली जाएगी और वो हम मॉडल को साइन कर देंगे, और लास्ट में हम जो ईयर वाली वैल्यू है, जो z वाली वैल्यू है, वो हम ईयर को साइन कर देते हैं। ओके, सो हमने ये कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है क्योंकि नेम सेम है। आप देख सकते हैं ये कंस्ट्रक्टर है और इसमें कितने हैं, तीन पैरामीटर्स हैं। तीन पैरामीटर्स क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास तीन ही एट्रीब्यूट्स हैं, और ये जो इन तीनों पैरामीटर्स में वैल्यू आएंगी वो हम असाइनमेंट ऑपरेटर के जरिए जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं कार के, उनको असाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हम किस तरह से क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट क्लास का। तो ये हमने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो जैसे ही हमने क्लास का ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसके आगे हमने क्या करना है, इसको यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये तो हमें पता लग गया कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो जैसे ही हमने इस कार का एक ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करते हैं तो इसके आगे अब हमने क्या करनी है, इसके कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ पास करनी है एज आर्गूमेंट के तौर पे। तो जब हम माई ऑब्जेक्ट 1 क्रिएट करेंगे तो इसके आगे हम पेरेंथेसिस डालेंगे, और इनमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो हम अपने एट्रीब्यूट्स को साइन करना चाहते हैं वो इन पेरेंथेसिस में रखेंगे। तो BMW, ओके, इसके आगे हमारे पास क्या आ गया, X5, और लास्ट में हमारे पास वैल्यू क्या है, 1999। ओके, सो आप देख सकते हैं पहले हमें क्या करना पड़ा था कि डॉट ऑपरेटर लगाना पड़ा था, और हम तीनों वैल्यूज़ को अलग अलग एक्सेस कर रहे थे और फिर उनको हम वैल्यूज़ असाइन कर रहे थे। जब हमने इसका पैरामीट्रिक कंस्ट्रक्टर बना लिया तो हमने हमारा जो कोड है वो एक ही लाइन में आ गया। तो ये क्या किया है हमने,
सिंपल क्या किया है, क्रिएट किया है कार ऑब्जेक्ट, ओके, और एंड कॉल द कंस्ट्रक्टर विद डिफरेंट वैल्यू, ओके। अब क्या करते हैं, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और उसमें डिफरेंट वैल्यू पास करते हैं। तो हम एक कार ऑब्जेक्ट माई ऑब्जेक्ट 2 कर लेते हैं उसको, और उसमें हम वैल्यूज क्या पास कर देते हैं, फोर्ड, मस्टैंग और आखिर में 1969, ओके। सो अब हम क्या करते हैं कि हमने ये हमारा जो कोड आप देख सकते हैं, पहले हम मल्टीपल लाइंस में, तो हमारा कोड अब 2 लाइनों में ही कंप्लीट हो गया है। और हमारा ये पैरामीटर जो है, ये जैसे ही कॉल होगा तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज सेट हो जाएंगी। तो हमारे पास एक जो ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, BMW X5 1999, और ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी, मस्टैंग, फोर्ड और 1969। तो हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराते हैं, तो प्रिंट वैल्यू और सी आउट करते हैं हम कार ऑब्जेक्ट 1 की वैल्यूज। तो इनके नाम हम चेंज कर लेते हैं, ये कार ऑब्जेक्ट 1 ले लेते हैं और इसको कार ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं, ओके। सो कार ऑब्जेक्ट 1 और कार ऑब्जेक्ट 1 के में हमारे पास सबसे पहले क्या था, हमारे पास ब्रांड था। उसके बाद हमारे पास क्या था, कार ऑब्जेक्ट 1 का हमारे पास मॉडल था, और लास्ट में हमारे पास क्या था, कार ऑब्जेक्ट 1 का ईयर था, और लास्ट में हमारे पास क्या हो गया, एंडल आ गया, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्दर इनको थोड़ी सी स्पेसेस दे देते हैं ताकि हमारा ये जो आउटपुट है ये जरा क्लियर हो जाए, ओके। इसी को हम कंट्रोल डी करते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, और कार ऑब्जेक्ट 2 के मॉडल को हम ब्रांड को, उसके बाद मॉडल को, और लास्ट में हमारे पास ईयर को हम कंसोल के ऊपर प्रिंट कराने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या किया हमने, मल्टीपल वैल्यूज, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हमने बनाए क्लास के, और उनको जैसे ही ऑब्जेक्ट्स हमने क्रिएट किए तो उनमें हमने डिफॉल्ट वैल्यूज डाल दी, जो कि हमारे जो एट्रीब्यूट्स हैं कार के उनको असाइन हो जाएंगी। देखते हैं, कंपाइल करके इसको रन करते हैं। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं BMW X5 1999, फोर्ड मस्टैंग 1969 हमारा कंसोल के ऊपर प्रिंट हो गया है, ओके। सो जस्ट लाइक फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर्स कैन आल्सो डिफाइंड आउटसाइड द क्लास। अब कंस्ट्रक्टर्स को भी, जिस तरह हमने अभी थोड़ी देर पहले फंक्शन को डिक्लेयर हमने क्लास के अंदर किया, लेकिन हमने उसको डिफाइन किया क्लास से बाहर किया, इसी तरह आप कंस्ट्रक्टर को भी डिक्लेयर क्लास के अंदर कर सकते हैं और इसको भी आप क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जस्ट ये भी एक मेथड ही है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड किस्म का मेथड है। तो आप इसके साथ भी सेम प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने इसको क्लास से बाहर डिफाइन करना है, जिस तरह आपने नॉर्मल फंक्शन के साथ किया था। तो इसको अगर आपने क्लास से बाहर डिफाइन करना है तो इसके लिए भी आप स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हम इसको क्लास से बाहर किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल क्या है, हम इसको कट कर लेते हैं यहाँ से, और हमने क्या यूज़ करना है, सिंपल पहले क्या करना है, हमने इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना है। तो कंस्ट्रक्टर को हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, जिस तरह हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया था, सेम नेम होगा क्लास का और कंस्ट्रक्टर का, और इसके आगे इसकी पैरामीटर्स होंगे। तो x है हमारे पास एक पैरामीटर, और एक पैरामीटर इसका क्या था, हमारे पास y था, और एक पैरामीटर हमारे पास क्या था, इसका int टाइप का z था, और आगे सेमीकोलन। तो ये हमने क्या किया दिया, ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन है। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर की डिक्लेरेशन होगी। अब हमने क्या करना है, इसको बाहर डेफिनेशन लिखनी है इसकी। तो कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन हमने क्या करनी है, बाहर लिखनी है, कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। तो सिंपल क्या करना है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप नहीं है तो यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके आगे क्या होगा, हमारे पास कार जो क्लास का नाम होगा उसके आगे हमारे पास क्या होगा, हमारे पास ये क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और इसके आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी। तो हमारे पास क्या हो गया, हमने कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास डिफाइन कर लिया, ओके। सिंपल वही काम किया हमने, ब्रांड को x की वैल्यू दे दी, मॉडल को y, और ईयर को z की वैल्यू असाइन कर दी। तो अभी हमारे पास ऑब्जेक्ट सेम तरीके से हम उनको ऑब्जेक्ट्स को क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो ये जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं ये इस कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली चली जाएंगी। तो बेसिकली हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली जाएंगी और एट्रीब्यूट्स को साइन हो जाएंगी। सिर्फ हमने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि हम कंस्ट्रक्टर को इनसाइड द क्लास भी उसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और अगर हमने उसकी आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन लिखनी है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कंपाइल करके रन करते हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास सेम ही रिजल्ट आया है, BMW X5 1999 और फोर्ड मस्टैंग 19। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मज़ीद क्लासेस को डिस्कस करेंगे, और इनके हम अगली अपनी डिस्कशन का जो शुरू करेंगे वो हम इस असेस स्पेसिफायर से अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे कि ये असेस स्पेसिफायर्स हमारे क्लासेस में क्या काम कर रहे होते हैं। थैंक यू।